सोलो लेवलिंग सीजन 2 ऑफिशियली खत्म हो चुका है, और अगर वो क्लिफ हैंगर एंडिंग ने आपको और देखने की तलब दी है तो आप एक जबरदस्त राइड के लिए तैयार हो जाइए। आज हम हंटर संग जिनवू के अनस्टॉपेबल राइज के नेक्स्ट चैप्टर में डाइव करने वाले हैं। रेड गेट में फर्स्ट वेव ऑफ मैजिकल बीस्ट्स को क्लियर करने के बाद जिनवू अपने समन्ड सोल्जर्स के साथ नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ता है। तभी डंजन बॉस एंट्री लेता है अपनी एलीट गार्ड के साथ। वो बैटलफील्ड स्कैन करता है, ये देखने के लिए कि उसकी फोर्सेस का मास केयर किसने किया। उसकी नज़र जिनवू पर टिक जाती है, एक ऐसी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस जो उसे अंदर तक हिला देती है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कमांड दे पाता, एक चिलिंग रियलाइजेशन होती है। बैटलफील्ड पूरी तरह साइलेंट था। उसकी पूरी आर्मी पहले ही वाइप आउट हो चुकी थी। जिनवू को ये सिचुएशन मज़ेदार लगती है। वो अपने शैडो सोल्जर्स को आदेश देता है कि सारे एनिमीज को खत्म कर दिया जाए। फिर एक ठंडी नज़र डालकर अपनी शैडो आर्मी के साथ आगे बढ़ता है। उसकी ऑरा इतनी भारी होती है कि इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये देखते ही मैजिक बीस्ट फेरोशियसली चार्ज करते हैं, लेकिन वो जिनवू के सामने कोई मैच नहीं थे। बैटलफील्ड पूरी तरह केओस में चला जाता है। उसकी फोर्सेस एनिमीज को टुकड़ों में टेयर अपार्ट कर रही होती हैं। अब बॉस पूरी तरह डर में फ्रीज हो चुका होता है। वो अपनी गिरती हुई आर्मी को देखता है। उसकी एगनाइज स्क्रीम्स पूरे डंजन में गूंज उठती हैं, लेकिन कोई बचा ही नहीं था। लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट में बॉस आगे बढ़ता है, लेकिन बेरू लाइटनिंग स्पीड में मूव करता है और सीधा उसके बॉडी में अपने क्लॉज घुसा देता है। इग्रीस एक झटके में उसका हाथ काट देता है और फिर टस्क फिनिशिंग ब्लो देता है। उसे जमीन पर इतनी फोर्स से स्लैम करता है कि पूरा बैटलफील्ड कांप उठता है। डस्ट सेटल होते ही जिनवू आगे बढ़ता है। बॉस खून में लथपथ पड़ा होता है, बेयरली अलाइव। जिनवू उससे आंसर्स मांगता है, लेकिन क्रीचर चुप रहता है। शायद सिस्टम फिर से इंटरफीयर कर रहा था, जिससे वो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवील ना कर पाए। जिनवू एक साई लेता है और फिलहाल इसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि अभी उसके पास कुछ और ज़रूरी काम था। वो अपना इन्वेंट्री खोलता है और एक खास की निकालता है, कर्स्ड रैंडम बॉक्स की। ये वही रेयर आइटम थी जो उसने डीमन कास्टल में बैरन को हराने के बाद पाई थी। उस वक्त की के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिससे जिनवू कंफ्यूज था कि इसका यूज़ क्या है। लेकिन अब जीजू आइलैंड रेड के बाद लेवल 100 तक पहुंचने के बाद सिस्टम ने फाइनली रिवील किया कि ये की क्या थी। ये कार्टिनॉन टेम्पल्स गेट की थी। एक मैसेज पॉपअप हुआ जिसमें लिखा था कि डेजिग्नेटेड गेट की लोकेशन तब रिवील होगी जब अलॉटेड टाइम पूरा हो जाएगा। जैसे ही उसने ये नाम सुना, उसकी माइंड में एक झटका लगा। कार्टिनॉन टेम्पल। अचानक उसे सब याद आने लगा। डबल डंजन, एंशिएंट टेम्पल, टेम्पल के अंदर की ईरी स्टोन स्टैच्यूज और वो स्टोन स्लेट जो एक स्टैच्यू के हाथ में थी। अब सारी पीसेस फाइनली कनेक्ट हो रही थीं। जिनवू को समझ आया कि सिस्टम उसे वापस वहीं बुला रहा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। वही जगह जिसने उसे एक रीवेकेंड हंटर बनाया, उसे फिर से बुला रही थी। लेकिन इस बार ये अलग लग रहा था। अगर ये सब पहले से ही प्लान किया गया था, अगर सिस्टम उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। अब जिनवू के पास कोई चॉइस नहीं थी। ये चैलेंज फिर से दिया गया था और इस बार वो पूरी तरह तैयार था। उसने अपने मन में एक स्टीली रिजॉल्व के साथ घोषणा की, स्टैच्यू ऑफ गॉड, इंतजार करना, मैं आ रहा हूं। जैसे ही जिनवू ने रेड गेट को क्लियर किया और बाहर निकला, डे लाइट हो चुकी थी। वो अपनी कार की तरफ बढ़ा, अपने गिल्ड ऑफिस जाने के लिए तैयार था। लेकिन तभी एक आदमी अचानक उसके सामने आया और खुद को एडम वाइट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। वो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का सीनियर ऑफिशियल था। एडम की प्रेजेंस कुछ इंपॉर्टेंट चीज की ओर इशारा कर रही थी। क्यूरियस होकर जिनवू ने पूछा कि वो यूएसए से इतनी दूर सिर्फ उससे मिलने क्यों आया है। एडम का जवाब सुनकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो न तो किसी कंट्री के पास थी और न ही किसी इंस्टीट्यूशन के पास। एडम ने एक्सप्लेन किया कि ब्यूरो का मिशन होता है स्पेशल इंडिविजुअल्स के साथ नॉलेज शेयर करना, और जीजू आइलैंड रेड में जिनवू की परफॉर्मेंस देखने के बाद उनकी उसमें इंटरेस्ट और भी बढ़ गई थी। लेकिन जिनवू को इन सब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। वो वहां से जाने ही वाला था। तभी एडम ने एक शब्द कहा, अपग्रेडर। जिनवू के कदम वहीं रुक गए। एडम ने उसे और एक्सप्लेन करने का ऑफर दिया और दोनों ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचते ही जिनवू की मुलाकात माइकल कॉनर से हुई, डेप्यूटी डायरेक्टर खुद। कॉनर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ऑफर पर आ गया, यूएसए की नेशनल हंटर्स एसोसिएशन में शामिल होने का इनविटेशन।
लेकिन जिन वू को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सीधे अपग्रेडर के बारे में पूछ लिया। थोड़ी देर बाद एक मिडिल एज्ड वुमन कमरे में आई, नॉर्मा सेलनर। कॉनर ने उसे इंट्रोड्यूस किया। द अपग्रेडर, दुनिया की अकेली ऐसी इंसान जो अवेकेंड बीइंग्स की एबिलिटीज को एनहांस कर सकती थी। मिस सेलनर ने अपने पावर्स एक्सप्लेन किए, लेकिन जिन वू अभी भी स्केप्टिकल था। जब उसने पूछा कि क्या सच में उसकी एबिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है, तो मिस सेलनर ने कहा कि 3 स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद स्ट्रेंथ में 20-30% तक का इंक्रीज पॉसिबल है। कॉनर ने जोर दिया कि ब्यूरो इस इनक्रेडिबल गिफ्ट को जिन वू को देना चाहता है। उम्मीद थी कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। अपनी एबिलिटीज को प्रूव करने के लिए मिस सेलनर ने फर्स्ट स्टेज परफॉर्म करने का फैसला किया। उन्होंने जिन वू की कलाई को जेंटली पकड़ा और उसे अपनी आंखों में देखने को कहा। कॉनर को पूरा यकीन था कि जैसे ही जिन वू इस पावर को एक्सपीरियंस करेगा, वो बिना सोचे समझे इस डील को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जो हुआ, उसने सबको शॉक में डाल दिया। जैसे ही मिस सेलनर ने जिन वू की आंखों में देखा, वो अचानक एक गहरे अंधेरे में डूब गई। वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी। फिर अचानक एक छाया उभरी, एक भयावह प्रेजेंस जिसने उसकी तरफ देखा। वो जैसे ही उसकी आंखों में घूरा, सेलनर का पूरा शरीर डर से कांप उठा। अचानक उसने जोर से चीख मारी और अपनी कुर्सी से गिर पड़ी। कमरे में हड़कंप मच गया। मिस सेलनर को इस हालत में देखकर दोनों एजेंट्स तुरंत घबरा गए। उन्होंने पैनिक में अपनी बंदूकें निकालीं और सीधा जिन वू पर तान दी। कॉनर तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए चिल्लाया, लोअर योर वेपन्स। तुम जानते भी हो कि तुम किस पर बंदूक तान रहे हो। अगर थॉमस आंड्रे या ली जेगंग के सामने ऐसा किया होता तो तुम जिंदा भी नहीं बचते। एजेंट्स को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने जल्दी से बंदूकें वापस रख दीं। कॉनर ने जिन वू की तरफ देखा, सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन जिन वू के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने कहा, इट्स ओके। कॉनर भागकर मिस सेलनर के पास गया। वो पूरी तरह से सदमे में थी। थोड़ी देर बाद जब मिस सेलनर को थोड़ा होश आया, उसने कांपते हुए कहा, जिन वू कोई ऑर्डिनरी हंटर नहीं है। वो एक किंग है, एक बहुत ही ताकतवर किंग। तो गाइज, ये था सोलो लेवलिंग के सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट। अगर तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।